तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ही होंगे। आज हम वापस एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। आज हम देखेंगे कि हम अपने प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए किन किन स्रोतों का प्रयोग कर सकते हैं या करते हैं। तो आज का टॉपिक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। निश्चित रूप से हम किसी भी इतिहास को जानने के लिए हमें कुछ साक्ष्यों, कुछ स्रोतों की ज़रूरत होती है और उन्हीं स्रोतों के माध्यम से हम उस इतिहास को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह देखते हैं या यह समझने का प्रयास करते हैं कि इतिहास किसे कहते हैं, इतिहास का मतलब क्या होता है। तो अगर हम एक संक्षिप्त इसकी परिभाषा बताएं तो हम कह सकते हैं कि इतिहास वह ज्ञान है जो हमें सीमित साहित्य और पुरातत्व से प्राप्त होता है। तो इस परिभाषा में ही कहीं ना कहीं हमारे पास यह जो है स्रोत के जो तत्व हैं वो छुपे हुए हैं। सीमित साहित्य और पुरातत्व, ये दो बिंदु ऐसे हैं जिससे हम जो है इतिहास को जानने में हमें सुविधा होती है। आमतौर पर प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए दो मुख्य स्रोत हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा जो है साहित्यिक स्रोत। कुछ इतिहासकारों ने साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में बांट दिया है। साहित्यिक स्रोत से विदेशी यात्रियों के विवरण को अलग करके रखा हुआ है। यानी कि अगर हम कहें कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण, यह तीसरा स्रोत है। हालांकि कुछ इतिहासकारों ने दो ही स्रोत माने हैं, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में ही विदेशी यात्रियों के विवरण को भी शामिल किया गया है और शामिल करना वाजिब भी बनता है, क्योंकि विदेशी यात्रियों के जो भी विवरण हैं वो कहीं ना कहीं लिखित दस्तावेज के रूप में आज हमारे पास उपलब्ध हैं। फिर भी कुछ इतिहासकारों को ऐसा लगता है कि विदेशी यात्रियों के जो विवरण हैं वो इतिहास के कुछ खास स्रोत हैं, या कह लीजिए कि उसमें जो हमारे पास विवरण उपलब्ध हैं वो निष्पक्ष विवरण मौजूद हैं। तो हम आज जो स्रोतों को हम देखेंगे उसमें हम इसको तीन कैटेगरी में बांट लेंगे। तीन कैटेगरी में बांटने से हमें एक फायदा क्या होगा कि हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी, हमें समझने में आसानी हो जाएगी। तो सबसे पहला जो स्रोत है वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत कहते किसको हैं? तो अंग्रेजी में पुरातत्व को आर्कियोलॉजी कहा जाता है और इसकी परिभाषा की बात करें तो पुरातात्विक स्रोत हम कहते किसको हैं? तो हम कह सकते हैं कि वे सभी साक्ष्य या ज्ञान जो हमें उत्खनन के पश्चात प्राप्त होते हैं। यानी कि पुरातत्वविदों के द्वारा जो उत्खनन कार्य कराया जाता है, उस उत्खनन के पश्चात जितनी भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उन वस्तुओं से हमें जिस इतिहास के बारे में या जो जानकारियां मिलती हैं वह सभी पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आता है। दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तो यदि हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में वे सभी दस्तावेज हमारे पास आते हैं जो लिखित अवस्था में मौजूद हैं। और फिर तीसरे नंबर पर विदेशी यात्रियों के विवरण हैं। विदेशी यात्री यानी कि समय समय पर प्राचीन काल से ही बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने भारत सहित अनेक हिस्सों का जो है दौरा किया, जिसमें से जिसने भारत का दौरा किया और भारत के विषय में उसने जो लिख छोड़ा है, तो उन यात्रा विवरणी
या कह लीजिए कि यात्रा वृतांत जो है वो हमारे लिए एक महत्वपूर्ण साक्ष्य और स्रोत के रूप में आज उपलब्ध है। तो कुल मिलाकर प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के हमारे पास 3 महत्वपूर्ण स्रोत हैं। हम एक एक करके हम तीनों स्रोत को देखते हैं। सबसे पहला है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो बिंदु आते हैं उसको हम देख लेते हैं। जैसे पुरातात्विक स्रोतों में सबसे पहला जो है वो अभिलेख है। वास्तव में पुरातात्विक स्रोत में सबसे जो ऑथेंटिक माना जाता है या कह लीजिए कि सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है वह अभिलेखों को माना जाता है। अभिलेख हम कहते किसको हैं? अभिलेख का तात्पर्य क्या है? तो हम अभिलेखों के विषय में यदि बात करें तो हम यह कह सकते हैं कि प्राचीन काल में बहुत सारे शासकों ने, राजाओं ने अपने आदेशों को, अपने निर्देशों को या कह लीजिए कि समाज में अपने उपदेशों को समाज में प्रवाहित करने के लिए या कह लीजिए कि लोगों को, प्रजा को निर्देशित करने के लिए उसने अभिलेख लिखवाए, यानी कि किसी ठोस सतह पर अपने उपदेशों को, आदेशों को, निर्देशों को उत्कीर्ण करवाए, तो उसे हम लोग अभिलेख कहते हैं। अभिलेख को मिटाया या हटाया नहीं जा सकता है। यदि अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ हो तो वह टूट के खंडित हो जाता है और उसके अर्थ फिर नहीं निकलते हैं। इसलिए अभिलेखों को महत्वपूर्ण श्रेणी में रखा जाता है। हम इसको भी विस्तार से बताएंगे, आगे बताएंगे। दूसरे नंबर पर आता है मुद्रा या सिक्का। आमतौर पर मुद्रा या सिक्का यह भी पुरातात्विक उत्खनन के पश्चात हमें मिलते हैं और इसके मिलने से हमें उस तत्कालीन शासकों के बारे में बहुत सारी पर्याप्त जानकारियां मिलती है। तीसरे नंबर पर स्मारक या भवन को रखा गया है। चौथे नंबर पर औजारों को रखा गया है। पांचवें नंबर पर चित्रकला को रखा गया है और छठे नंबर पर मूर्ति कला को जगह दिया गया है। कुल मिलाकर पुरातात्विक स्रोतों में हमारे पास बहुत सारे विषय हैं या कह लीजिए कि बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिससे हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने और समझने का मौका मिलता है। अभिलेखों से हम शुरू करते हैं कि आखिर ये अभिलेख किस प्रकार हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारियां देता है। तो अगर हम बात अभिलेखों की करें तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि भारत में अभिलेखों के माध्यम से अपने प्रजा को या अपने पदाधिकारियों को निर्देश देने वाले पहले जो शासक थे वह अशोक थे। अगर हम कहें कि अशोक अभिलेखों का, भारत में अभिलेखों का जनक अशोक है तो यह बिल्कुल गलत नहीं होगा, सही होगा। यानी कि अशोक ने ही पहली बार भारत में अभिलेखों को स्थापित करने की जो प्रथा थी इसकी शुरुआत करी थी। तो इसको हम यहां लिख सकते हैं कि अशोक लेखों का जनक। अशोक जो है अभिलेखों का जनक है, यानी कि अशोक ने अपने संदेशों को, अपने आदेशों और निर्देशों को अपने प्रजा और पदाधिकारियों के बीच पहुंचाने के लिए अभिलेखों की सहायता दी। आज अशोक के बहुत सारे अभिलेख हमें उसके साम्राज्य के या कह लीजिए कि भारत के अलग अलग हिस्सों से प्राप्त हुआ है और उन अभिलेखों के माध्यम से हमें पता चलता है कि अशोक ने भारत के कितने बड़े भूभाग पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था और कितना विशाल साम्राज्य उसके अधीन था। अगर हम बात करें अशोक के अभिलेखों की तो अशोक ने जितने भी अभिलेख उत्कीर्ण करवाए
वो सभी अभिलेखों की जो भाषा है वो प्राकृत है, यानी कि प्राकृत भाषा में लिखवाए। जबकि लिपि की यदि हम बात करें, जितने भी अभिलेख हैं उनकी लिपियों की बात करें तो ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, यूनानी लिपि और अराइमिक। अर्थात अशोक ने चार चार लिपियों का प्रयोग किया अपने अभिलेखों को लोगों तक पहुंचाने के लिए। वस्तुतः इन अलग अलग लिपियों के इस्तेमाल के पीछे का जो मुख्य रीजन था कि जो पश्चिमोत्तर भारत का जो हिस्सा था, जो अभिलेख के अशोक के नियंत्रण में था, वहां पर जो लोग थे वो संभवतः ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि से परिचित नहीं थे। उन्हें समझाने के लिए यूनानी, क्योंकि वहां पर यूनानी लोगों का बहुत दिनों तक शासन रहा था और बहुत सारे यूनानी लोग वहां पर आए हुए थे, तो यूनानियों को समझाने के लिए यूनानी लिपि का इस्तेमाल किया गया था। जबकि उसी इलाके में अराइमिक लिपि का भी इस्तेमाल किया गया था। तो कुल मिलाकर हम कहें कि इन लिपियों का इस्तेमाल लोगों को आसानी से अपनी बात पहुंचाने का एक तरीका था, उसके माध्यम से वो पहुंचाते थे। अब प्रश्न यह उठता है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा? तो इसमें नाम आता है जेम्स प्रिंसेप का। जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने 1837 में 1837 में अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की। वह अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखी गई थी जिसकी भाषा प्राकृत थी, और उस समय जेम्स प्रिंसेप एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के सचिव के पद पर थे। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो एक तरह से एक संस्था थी, इसका काम ही था भारत के सांस्कृतिक विरासत को समझना। तो चूंकि उस समय वे इसके सचिव थे, तो इसके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि वो भारत के जो अभिलेख, जितने भी अभिलेख मिले हैं, उन अभिलेखों को वो पढ़ने का प्रयास करें, और अंततः उन्हें सफलता भी मिली थी। अब आगे बढ़ते हैं। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से ही एक तरह से कहिए कि लोगों को बताया कि उसने 261 बीसी में जो कलिंग युद्ध लड़ा, उस कलिंग युद्ध के बाद उसने युद्ध का त्याग किया और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। इसके अलावे अशोक के अभिलेख हमें भारत के कई प्रांतों से प्राप्त हुए हैं। उससे हमें यह पता चलता है कि अशोक ने जिस भारत पर उसने शासन किया, उसकी सीमाएं कहां तक फैली हुई थी। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पर मुद्रा और सिक्का के बारे में। आमतौर पर मुद्रा या सिक्का वस्तुओं के लेन देन के लिए मुद्राओं का इस्तेमाल होता था। जब मुद्रा अस्तित्व में नहीं थे तो उस समय वस्तु विनिमय पद्धति द्वारा वस्तुओं का लेन देन होता था। वस्तु विनिमय पद्धति बोले तो वस्तुओं को, एक वस्तु को देना है और उसके बदले में वस्तु को लिया जाना है। तो यह एक बहुत ही पेचीदा एक तरह से लेन देन था। और अगर किसी व्यक्ति को एक बोरा चावल या गेहूं लेना है तो उसके बदले में उसे एक बोरा, उसके बदले में कोई और अनाज उसे देना होता था, तो उसे लेकर भी जाना था, फिर उसको लेकर भी आना था। यह थोड़ा पेचीदा एक तरह से तरीका था। तो मुद्राओं ने इस पेचीदा तरीके का हल निकाला। तो पहली बार भारत में मुद्रा का जो चलन देखा गया वह लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में पहली बार मुद्राओं का एक तरह से कहिए की शुरुआत हुई। और जो पहली मुद्रा, पहला जो सिक्का जारी हुआ था उसे आहत सिक्का नाम दिया गया। आहत सिक्का, आमतौर पर इसे आहत सिक्का इसलिए कहा जाता था क्योंकि इस सिक्के को पीट कर बनाया जाता था। इसे अंग्रेजी में पंच मार्क्ड
पंच मार्क कॉइन या करेंसी कहा जाता था। यह आमतौर पर बेडोल होता था, यानी कि पूरी तरह से यह गोल नहीं होता था, और इसमें मछली, तराजू, धनुष आदि जो है चित्र इसमें उकेरा हुआ रहता था। और यह जो सिक्का है यह आमतौर पर तांबे का बनाया जाता था और चांदी का, तांबे और चांदी का। कुल मिलाकर कहें कि हम भारत के इतिहास में यदि मुद्राओं की बात करें तो मुद्राओं का विकास भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी शुरुआत हुई, और यह भी कहां से, तो यूनानियों से उन्हें इसकी शिक्षा मिली, या कह लीजिए कि उन्हीं का उसने अनुसरण किया था सिक्का के मामले में। पहला सिक्का 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कब क्या नाम था, तो आहत सिक्का नाम था। किसका बना हुआ था, तो तांबे और चांदी का बना होता था। धीरे धीरे सिक्कों में सुधार हुआ, और जैसे जैसे समय बदला तो सिक्के बाद में सोने के बनाए जाने लगे। और अगर हम बात करें कि पहला सोने का सिक्का किस शासक ने जारी किया या किस वंश के शासकों ने जारी किया, तो इसमें हम इसका जवाब होगा कुषाण वंश के शासकों ने। कुषाण वंश के शासकों ने भारत में पहली बार सोने के सिक्के जारी किए, और वह भी शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। इसमें कनिष्क का नाम, कनिष्क कुषाण वंश का एक प्रतापी शासक था कनिष्क, जिसका कि रेशम सिल्क रूट पर एक तरह से उनका आधिपत्य था, सिल्क रूट पर उनका कब्जा था कनिष्क का। उसी ने कुषाण सोने के, शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। अच्छा, इसके अलावे पहली बार सिक्कों में शासकों की प्रतिमा के साथ या उनकी छवि के साथ सिक्के जारी करने का जो श्रेय है वह जाता है किसको, हिंद यूनानी शासकों को। यानी कि हिंद यूनानी शासकों ने भारत में पहली बार सिक्कों में राजा की छवि को उत्कीर्ण कराया था। यानी कि राजा की छवि के साथ सिक्के जारी करने वाला पहला जो शासक था वो हिंद यूनानी शासक था। तो उन सिक्कों से हमें उन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो सातवाहन वंश में अगर हम बात करें सातवाहन वंश के शासकों की, तो सातवाहन वंश के शासकों ने आमतौर पर तांबे, सोने और चांदी के सिक्के जारी किए थे, लेकिन जो सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे वह शीशे के सिक्के जारी किए। यह क्वेश्चन कई बार यह इंपॉर्टेंट है कि शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किए थे। तो सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के सिक्के जारी किए थे। अब है कि सबसे परिष्कृत या कह लीजिए कि सबसे सुंदर सिक्के जारी किसने किए, तो इसका श्रेय गुप्त शासकों को जाता है। गुप्त वंश के शासकों ने सबसे पहले सबसे सुंदर सोने के सिक्के जारी किए थे, और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय भी गुप्त वंश के शासकों को जाता है। हालांकि बाद में इतिहासकारों ने ऐसा बताया है कि बाद में गुप्त वंश के शासकों ने मिलावटी सोने के सिक्के जारी करने शुरू कर दिए थे, और अनुमान लगाया जाता है कि ऐसा करने के पीछे दो रीजन थे। पहला जो कारण था वो यह था कि संभवतः सोने की आपूर्ति में कमी आ गई थी, अर्थात सोने जो है की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। इस कारण से सोने के सिक्कों में मिलावट करने की नौबत आ गई। और दूसरा जो रीजन माना जाता है वो था रोमन साम्राज्य के पतन के कारण गुप्त वंश से उनके जो व्यापारिक रिश्ते थे वो धीरे धीरे कम हो गया था। यानी कि अब आयात निर्यात रोमन साम्राज्य से कम हो गया था, जिसके कारण बाद के दिनों में जो है सोने के सिक्के कम मिलने लगे, और जो मिल रहे थे वह भी मिलावटी सोने के सिक्के थे। तो बात करते हैं, अच्छा मुद्रा और सिक्का, इनकी बात हो गई, हमने देख लिया सिक्कों के इतिहास को। अब आते हैं हम स्मारक और भवन में। तो स्मारक और भवन यह भी प्राचीन भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों में इसकी गिनती की जाती है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता को देखें, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की पहली शहरी सभ्यता है।
और अगर इसकी शहरी सभ्यता को हम देखेंगे तो हमें इनके स्मारक और भवनों को ही देखना पड़ेगा। यानी कि इसके स्मारक और भवन के जो अवशेष आज हमको मिले हैं, उन अवशेषों को देखकर हम यह कहते हैं या इतिहासकारों ने यह कहा है कि यह एक शहरी सभ्यता थी। तो उसे सिंधु घाटी सभ्यता को शहरी सभ्यता का जो तमगा मिला है वह स्मारक और भवनों के साक्ष्यों के कारण ही मिला है। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मारक और भवन कितना इंपॉर्टेंट स्रोत की श्रेणी में आता है। अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता के थोड़े से संक्षिप्त अगर हम इतिहास पर गौर करें या नजर डालें तो हम चलते हैं मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो जो कि आज के समय में पाकिस्तान प्रांत में चला गया है, पाकिस्तान का हिस्सा है वो। और मोहनजोदड़ो की अगर हम बात करें तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है भूतों का टीला या प्रेतों का टीला या मृतकों का टीला। उसकी खुदाई जब हुई 1921-22 में, तो उसकी खुदाई के बाद जो अवशेष मिले, जो भवनों के अवशेष मिले, जो स्मारकों के अवशेष मिले, उन अवशेषों को देखकर इतिहासकारों ने उसके गृह निर्माण कला, स्थापत्य कला के बारे में बहुत ज़्यादा वर्णन किया है और बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो घर बनाने की जो शैली थी वह एक तरह से कह लीजिए कि 3 से 4 कमरों के घर बनाए जाते थे, जिसका केंद्र एक आंगन होता था और सभी कमरों का जो पानी गिरने की जो जगह होती है, यानी कि बरसात के दिनों में सभी छतों का जो पानी था वह नीचे आंगन में गिरता था। और एक तरह से कहिए कि वो अपने घरों के कमरों में ही स्नानागार बनाते थे। और सबसे खास बात वहाँ के स्थापत्य कला की यह है कि उसके घरों के कमरों के अंदर ही कुओं का निर्माण किया गया था और कुएं का जिस कमरे में वो कुआं होता था उसका दरवाजा गली की तरफ यानी कि बाहर की तरफ खुलता था। संभवतः इससे यह अंदाजा लगाया जाता था कि जल जो है, पानी जो है, उस काल में भी पुण्य का पानी पिलाना यह पुण्य का काम माना जाता होगा या पानी सबके लिए एक तरह से कहिए कि उपलब्ध रखा गया था, उपलब्ध किया गया था। तो इस तरह से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें पता चलता है कि वह एक शहरी सभ्यता थी और वह पता स्मारक और भवनों को देखने से ही पता चलता है। अच्छा, स्मारक और भवन की अगर बात करें तो आज हम पाटलिपुत्र को देखते हैं। यह पाटलिपुत्र, इसको उदयन ने इसको बसाया था। यह इस पाटलिपुत्र या चंद्रगुप्त मौर्य के का जो शाही राजमहल था आज के समय में उसका तो अवशेष नहीं मिला है, लेकिन ऐसा माना जाता है जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में फाहियान ने दौरा किया था तो फाहियान ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहा है कि उसका जो राजप्रसाद था यानी कि उसके जो महल थे वह भव्य था, बहुत विशाल और भव्य था। हालांकि बहुत ज्यादा साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन फिर भी एक तरह से कहिए कि जितने भी साक्ष्य मिले उन साक्ष्यों के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य का जो राजप्रसाद था, राजमहल था, वो काफी भव्य और सुंदर रहा होगा। और बहुत ज़्यादा स्मारक और भवन पाटलिपुत्र में ना मिलने की एक बड़ी वजह यह है कि पाटलिपुत्र जो है आज के समय में, जिसको हम लोग पटना कहते हैं, यह प्राचीनतम शहरों में से एक है और आज भी पटना के ज़्यादातर हिस्सों में घनी आबादी बसी हुई है और उस घनी आबादी को हटाकर खुदाई करना यह आज के समय में संभव नहीं है। इसीलिए बहुत सारे स्मारक भवन आज भी जमीन के अंदर दफन है और आने वाले दिनों में भी शायद वो दफन ही रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। औजार। औजार जो है यह भी एक महत्वपूर्ण स्रोत की श्रेणी में आता है, यानी कि किस प्रकार के औजारों या कौन से धातु के औजारों का प्रयोग वो करते थे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है, यानी कि कांसे के धातु का बहुत ज्यादा, मिश्र धातु का बहुत ज्यादा इस्तेमाल उन लोगों ने किया था। तो औजारों और मृद भांड, इसको हम अगर औजार के साथ साथ मृद भांड भी ऐड कर दें तो अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कोई। तो मृद भांड का मतलब है मिट्टी के बर्तन। तो औजार या मिट्टी के बर्तन हमेशा हर दौर में पाए गए हैं और कई मिट्टी के बर्तनों और औजारों के आधार पर उस सभ्यता का नामकरण भी किया गया है, इसलिए यह भी एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्रोत हैं। अब हम अगर बात करें
चित्रकला की, तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट स्रोत इसलिए इसको माना जाता है क्योंकि चित्रकला उसी समय उकेरा गया था, उसी दौरान उसी समय के लोगों के द्वारा उकेरा गया था और आज भी वह मौजूद है। उन चित्रों को देखकर हम यह अंदाजा लगाते हैं कि यह कितना पुराना है और उस समय लोग इन चित्रों के माध्यम से क्या रणनीतियां बनाते थे। जैसे कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में भीमबेटका की यदि पहाड़ी का आप दौरा करने का यदि आपको मौका मिले या आप दौरा करें तो वहां आप देख सकते हैं कि वहां पर गुफाओं में लोग समूह में रहते थे, परिवार के साथ रहते थे और संभवतः एक बड़ा सा हॉल भी था जो कि गुफा के अंदर ही है। उसमें बहुत सारे जानवरों के चित्रों को उत्कीर्ण किया गया था। इतिहासकार बताते हैं कि संभवतः यहाँ पर लोग बैठते थे और शिकार करने के लिए रणनीति तैयार करते थे। तो चित्रकला के माध्यम से भी हमें प्राचीन इतिहास को जानने के बहुत सारे तरह से कहिए कि अवसर मिलते हैं। अब बात करते हैं मूर्तिकला की, तो यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मूर्तिकला सिंधु घाटी सभ्यता में ही बहुत सारी मृण मूर्तियां या कह लीजिए कि मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और उन मिट्टी की मूर्तियों को देखकर इतिहासकारों ने या कह लीजिए कि उन मिट्टी की मूर्तियों से इतिहासकारों ने यह अंदाजा अनुमान लगाया है कि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे और जो सिंधु घाटी सभ्यता के का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक समाज हुआ करता था और वे मातृ देवी की पूजा करते थे क्योंकि बहुत सारी स्त्रियों की मिट्टियों की मूर्तियां पाई गई है। तो इस तरह से हमने अगर बात करें पुरातात्विक स्रोतों की तो हमने एक एक करके सबके बारे में बताया। अब हम आगे चलते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। अब हम बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। साहित्यिक स्रोत वे दस्तावेज है जो हमारे पास आज लिखित रूप में उपलब्ध है, मौजूद है। आमतौर पर साहित्यिक स्रोत को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मेत्तर साहित्य। इसे हम लौकिक साहित्य भी कह सकते हैं या फिर गैर धार्मिक साहित्य भी कह सकते हैं। नाम के अनुरूप धार्मिक साहित्य का मतलब है कि वैसा लिखित दस्तावेज जो किसी धर्म या धार्मिक गुरुओं के द्वारा लिखा गया है, जो धर्म विशेष के आधार पर लिखा गया है। आमतौर पर धार्मिक साहित्य को भी पढ़ने में आसानी को देखते हुए तीन भागों में बांटा गया है। पहला है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य और तीसरा है जैन साहित्य। आमतौर पर ये तीन जो एक तरह से कह लीजिए बिंदु हैं जिसके तहत हम धार्मिक साहित्य को अलग अलग करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्राह्मण साहित्य को देख लेते हैं। आमतौर पर ब्राह्मण साहित्य में बहुत सारे एक तरह से कहीं की धार्मिक पुस्तकें आ जाती है, जिनमें से सबसे पहला है वेद। हम जानते हैं कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के अंत के बाद यदि मानव सभ्यता कहीं फिर दिखाई दी तो वो वैदिक सभ्यता है जो सप्त सैंधव प्रदेश में आकर बसे थे। तो उस इलाके में सप्त सैंधव प्रदेश में जो लोग आकर बसे थे उन्होंने अपने आप को आर्य कहा और उन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की या कह लीजिए कि उनके द्वारा जो ग्रंथ रचे गए वो वेद कहलाए। वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जिसमें से ऋग्वेद जो है वो पूर्व वैदिक काल यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के आसपास उसकी रचना एक तरह से कहीं उस काल के ग्रंथ हैं। बाकी जो यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है ये उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत आता है। फिर बारी आती है उपनिषदों की, उसके बाद वेदांग की है, फिर शूद्र की है, महाकाव्य है, फिर पुराण की है। तो कुल मिलाकर ब्राह्मण साहित्यों की यदि हम बात करें तो हमारे पास इतने सारे लिखित दस्तावेज हैं। महाकाव्य में रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत दो बड़े बड़े महाकाव्य हैं। यदि हम बात रामायण की बात करें तो जैसा कि रामायण हम सभी परिचित हैं रामायण से। रामायण जो है एक तरह से है कि राम के द्वारा रावण की लंका पर विजय करके सीता को वापस लाना, पूरी की पूरी रामायण जो है इस पर है। अब यहीं हम उस शासकों के बारे में समझते हैं, उसकी सामाजिक स्थिति के बारे में जानते हैं, राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है, बहुत सारी जानकारियां हमें
मिलती है। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि को माना जाता है, जबकि महाभारत जो है यह पूर्व में इसमें 8800 श्लोक थे। उस समय इसे जय संहिता कहा जाता था। फिर श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई, यानी कि बढ़ी, तो इसे भरत कहा गया। और फिर बाद में श्लोकों की संख्या इसमें 1,00,000 हो गई, और जब 1,00,000 हो गई तो इसका नाम महाभारत पड़ा। तो इससे भी हमें एक तरह से कह लीजिए कि बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक, इन सारी विषयों पर हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। अगर हम बौद्ध साहित्य की बात करें तो निश्चित रूप से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बौद्ध धर्म का उदय हुआ, और बौद्ध धर्म के उदय के बाद भारत की एक बड़ी आबादी जो है ऐसी थी जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया भी। बहुत सारे शासक भी थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, जिसमें से अशोक का नाम सबसे प्रमुखता से लिया जाता है। बौद्ध साहित्यों की बात करें तो त्रिपिटक, जिसे बौद्ध के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, इसमें से आता है सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। आमतौर पर पिटक का मतलब होता है टोकरी। सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म के नियम कानून, आचार व्यवहार और गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई बातें इससे हमें पता चलती है। इसके अलावा एक है बुद्ध चरित्र और जातक कथाएं। जातक कथाएं आमतौर पर कहते हैं उन घटनाओं को जिसका हमारे पास एक तरह से कहिए पुख्ता या पुरातात्विक स्रोतों से वो साबित नहीं है, लेकिन फिर भी यह जो है इतना प्रसिद्ध है, इतना फेमस है कि हम इसे गलत साबित नहीं कर सकते, इसे नकार नहीं सकते हैं। तो जातक कथाएं भी हैं जिनमें से गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां बहुत प्रचलित हैं इसमें। तो जातक कथाएं भी बहुत सारी है जो हमें प्राचीन भारत के बारे में, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें देते हैं। अगर हम बात करें जैन साहित्य की, तो जैन साहित्य की जो प्रमुख पुस्तक है या ग्रंथ हैं उसमें आचरांग सूत्र हैं, भगवती सूत्र हैं, कल्प सूत्र जिसकी रचना भद्रबाहु ने की है, और परिशिष्ट पर्वन है, हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्वन पर्व की रचना की है। तो ये सारे के सारे जैन साहित्य हैं। कहा जाता है कि जैन साहित्यों में 16 महाजनपदों का जिक्र है। इसके अलावा परिशिष्ट पर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, हम साहित्यिक स्रोत के अगले हिस्से में जाते हैं। यह धर्मेत्तर साहित्य या लौकिक साहित्य की श्रेणी में इसको रखा गया है। इसमें सबसे जो पहला और महत्वपूर्ण पुस्तक है वो है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? कौटिल्य ने की है, जिसे चाणक्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। हम जानते हैं ये विष्णुगुप्त जो था, इसने यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था। तो इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, और अर्थशास्त्र जो है इसे माना जाता है एक तरह से प्राचीनतम भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ का दर्जा इसे प्राप्त है। और इस अर्थशास्त्र के माध्यम से हम चंद्रगुप्त मौर्य के शासन और प्रशासन के बारे में हम बहुत सारी जानकारियां जुटा पाते हैं। विशाखादत्त जो है रचित मुद्रा राक्षस, इसमें भी हमें चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, या कह लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास के बारे में या मौर्य वंश के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। इसके अलावा जो है कलहन की राजतरंगिनी है, जिसने कश्मीर के इतिहास पर उसने एक तरह से कह लीजिए कि सिलसिलेवार ढंग से लिखा है। तो यह भी कश्मीर के इतिहास के बारे में हमें बहुत पुख्ता जानकारी मुहैया कराती है। बाण भट्ट रचित जो है हर्षचरित, बाण भट्ट जो कि हर्षवर्धन के दरबारी कवि भी थे और उसके मंत्री भी थे, उन्होंने हर्षचरित लिखा। उस हर्षचरित में हर्षवर्धन के बारे में उसने बहुत सारी जानकारियां हम लोगों को दी है। इसके अलावा दक्षिण भारत के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास संगम साहित्य का बहुत बड़ा भंडार है। आमतौर पर संगम साहित्य जो है वह दक्षिण भारत का, इसको कह लीजिए वेद की संज्ञा दी गई है, दक्षिण भारत का वेद की ही संज्ञा दी गई है। तो इस तरह से हम साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो धार्मिक साहित्य है, धर्मेत्तर साहित्य है, और जिसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और विदेशी यात्रियों के विवरण की बात करते हैं। आमतौर पर अगर हम विदेशी यात्रियों के विवरण की बात करें तो इसे भी समझने के दृष्टिकोण से 3 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। पहला वे विदेशी यात्री थे जो
यूनानी थे या कह लीजिए कि यूनान से आए थे। दूसरा चीनी यात्री थे जो चीन से आए थे, और तीसरा इस्लामिक यात्री थे जो मध्य एशिया से चलकर आए थे। तो सबसे पहला जो नाम आता है हेरोडोटस का नाम आता है। हेरोडोटस से हम सभी परिचित भी हैं। इसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का पितामह कहा जाता है। इसने जो पुस्तक लिखा है हिस्टोरिका, इस पुस्तक में भारत और यूनान के बीच के जो व्यापारिक संबंध थे उन संबंधों के बारे में हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें इंडिका की, तो इंडिका जो है इसको मेगास्थनीय, हालांकि इंडिका की कोई मूल प्रति हमारे पास आज उपलब्ध नहीं है। इंडिका की जो प्रति है वो किसी भी इतिहासकार को प्राप्त नहीं हो पाया है, संभवतः वो अस्तित्व में नहीं है। लेकिन इंडिका का जिक्र बाद के बहुत सारे, जैसे अर्थशास्त्र में इंडिका का जिक्र किया गया है, मुद्रा राक्षस में भी इंडिका का जिक्र किया गया है। तो इससे पता चलता है कि हाँ, मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक राजदूत थे, उन्होंने भारत में रहते हुए अपने 14 वर्ष के कार्यकाल में, या कह लीजिए कि 14 वर्ष जो भारत में वो रहे, तो उन्होंने इंडिका नामक किताब की रचना की, ग्रंथ की रचना की। और इसमें भारत के राज व्यवस्था के बारे में, या कह लीजिए कि प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक हर पहलुओं पर उसने प्रकाश डाला है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रशासन में उसने दिलचस्पी दिखाई है अपने पुस्तक में। अब आगे आते हैं टॉलमी की जियोग्राफी में, यानी कि भारत के एक तरह से कहिए भारत के भूगोल के बारे में टॉलमी की जियोग्राफी में हमें पर्याप्त जानकारी मिलती है। इसी तरह से एक प्लिनी की किताब है नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका में भी भारत का जिक्र किया गया है और भारत के विषय में हमें उससे भी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है। अगर हम बात करें चीनी यात्रियों की, तो भारत में जब से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो गया और बौद्ध धर्म जब भारत से निकलकर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंचा, तो इस बौद्ध धर्म को जानने के लिए विदेशों से लोग भारत की तरफ आए और भारत से उसने बौद्ध धर्म सीखा। और न केवल उसने बौद्ध धर्म को यहाँ उसने आकर देखा सीखा, बल्कि वो अपने साथ लेकर बहुत सारे बौद्ध ग्रंथ को लेकर भी गए, जिसमें से सबसे पहला नाम फाहियान का आता है, जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कार्यकाल में, या कह लीजिए कि उसके शासनकाल में उसने भारत की यात्रा की, भारत में कई वर्ष रहे और जब यहाँ से वो लौटे तो उसने बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों को भी अपने साथ वो लेकर गए। तो फाहियान के यात्रा वृत्तांत में भी हमें भारत के विषय में, या कह लीजिए कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के साथ साथ चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी उसने बहुत सारी जानकारियां प्रदान की है। दूसरे नंबर पर आता है वैनसांग। वैनसांग हर्षवर्धन के समय भारत की यात्रा पर आए और उन्होंने भी भारत के नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा किया था। और जब वो भारत से लौटे तो उसने भी बहुत सारे बौद्ध ग्रंथों को अपने साथ वो लेकर गए और उसके यात्रा वृत्तांत से भी हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। वैनसांग को प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है। अब तीसरा नंबर एक आता है एत्सिंग का। एत्सिंग भी चीनी यात्री थे जिन्होंने भारत की यात्रा की और भारत के बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक इतिहास के बारे में भी उसने बहुत सारा विवरण दिया है। अब हम चलते हैं इस्लामिक यात्रियों के बारे में, यानी कि जो मध्य एशिया से आए, उसमें से सबसे पहला नाम आता है अल बरूनी का। वास्तव में अल बरूनी ख्वारिज्म में पैदा हुए 973 ईस्वी में। बाद में इसे महमूद गजनवी ने जब ख्वारिज्म पर आक्रमण किया तो उसे बंदी बनाकर वो गजनी लेकर चले गए और गजनी से महमूद गजनवी ने भारत पर 16-17 बार आक्रमण किए। उस आक्रमण के दौरान अलबरूनी भारत के संपर्क में आए। ऐसे तो भारत के बारे में सुन ही रखा था और जितने भी आपने जो सूची देखी है, इसे बहुत एक तरह से कहिए कि संक्षिप्त सूची है। विदेशी यात्रियों का लगातार दौरा हुआ भारत में, क्योंकि प्राचीन काल से ही भारत जो रहा है वो काफी समृद्ध और संपन्न रहा है और पूरी दुनिया की नजरें और निगाहें भारत पर टिकी रहती थी। इसलिए बीच बीच में विदेशी यात्रियों का लगातार भारत में दौरा भी हुआ है। तो उसमें से अलबरूनी भी थे जिन्होंने महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत का उसने दौरा किया और भारत के सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक इतिहास के बारे में काफी कुछ लिखा है। यहाँ के संस्कृत विद्वानों के संपर्क में आए और संस्कृत व्याकरण की बहुत सारी किताबों को उसने फारसी में अनुवाद भी किया। उसने जो किताब लिखा अलबरूनी ने हिंदुस्तान पर, उसका नाम था किताबुल
हिंद था, जो भारत के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक मोरक्को के निवासी थे इब्न बतूता, जो भारत आए। उस समय भारत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन चल रहा था। उस दौर में जब ये भारत पहुंचे, भारत की समृद्धि, भारत के विषय में सुनते हुए जब वो भारत आए, तो सही में उसको लगा कि हाँ, भारत एक समृद्ध देश है, समृद्ध राज्य रहा। तो मोहम्मद बिन कासिम के राज्य में एक तरह से राज दरबार में ये दिल्ली के काजी भी नियुक्त हुए। कुछ वर्षों तक उसने काजी के पद पर काम किया। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक को कुछ गलतफहमी होती है, और उसके जिसके कारण उसे कुछ समय तक कारागार में भी डाल दिया जाता है। और जब गलतफहमी दूर होती है तो उसे कारागार से निकाल कर उसे मुक्त किया जाता है, और फिर उसे चीन के मंगोल शासक के पास अपना दूत बनाकर भेजा जाता है। तो इब्न बतूता ने भारत के इतिहास, या कह लीजिए कि अपने यात्रा वृत्तांत को रिहला नामक पुस्तक के जरिए उसने एक तरह से कहिए कि उसको संजोया है। अब बात करते हैं एक और जो है फिरदौसी की पुस्तक है शाहनामा, जिसको फिरदौसी ने लिखा है। इसमें भी बहुत सारे भारतीय इतिहास के बारे में हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती है। इसके अलावा एक और नाम है फ्रांसवा बर्नियर नाम से ही पता चलता है कि यह फ्रांस का निवासी था, और यह शाहजहां के शासनकाल में ये भारत आए, और शाहजहां का जो बड़ा बेटा था दारा शिकोह, उसके निजी चिकित्सक के रूप में काम किया। बाद में वे एक वैज्ञानिक के पद पर जो है उसे रहते हुए उसने मुगल साम्राज्य की सेवा उसने दी। तो इसने अपना जो यात्रा वृत्तांत लिखा है, जिसका नाम है ट्रेवल्स टू द मुगल एम्पायर, ट्रैवल्स इनटू द मुगल एम्पायर, यानी कि मुगल एम्पायर की यात्रा। हालांकि उसे हम नहीं रखेंगे, क्योंकि हम अभी वर्तमान में प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में चूंकि हम इसको देख रहे हैं, तो इसलिए फ्रांसवा बर्नियर ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास का इसने ज़्यादा वर्णन किया, इसलिए उसको हम छोड़ देते हैं। तो ये था प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जिसका हमने संक्षिप्त एक तरह से कहिए कि आपको डेटा दिया है, जानकारी दी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।